Hi friends, good morning, good evening and good afternoon all of you my dear students and dear friends। आज बाबू हम लोग क्लास 11th का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हुए हैं और आज से एवरीडे आपको 11th का लेक्चर वीडियो अपलोड होगा और आप लोग एवरीडे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलते हैं बहू, आज हम लोग पहले क्लास की और पहले चैप्टर्स की ओर। पहला चैप्टर्स है आपका, वो है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर्स आज हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे कहीं से भी किसी भी प्रकार की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको आज कि फिजिक्स में इंटरेस्टिंग लाने के लिए, फिजिक्स में रुचि लाने के लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी प्रोसेस आपको बताई जाती है, जिसके हिसाब से, जिसके सहायता से हम लोग इस फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम लोगों को पढ़ाई के समय आने वाली है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि किसी भी चीज़ को बोझ न बना करके यदि उसमें एंजॉय के साथ किया जाए तो ज़्यादा रुचि आती है और उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए चालू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड। हाँ तो बाबू, हम लोग अब फिजिकल वर्ल्ड चालू कर रहे हैं, जिसको हिंदी में भौतिक जगत कहा जाता है। क्या कहता है वो? भौतिक जगत कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा, ये चीज़ सोचना होगा कि आखिर यहाँ पे एक फिजिकल वर्ल्ड नाम क्यों यूज किया गया। तो आज हम आपको बता दें कि फिजिकल वर्ल्ड आपका एक ऐसा चैप्टर है क्लास 11th का जिसमें फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारी कंसेप्ट आज हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूं आज यहाँ पे, जिससे आपको जानने की इसमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होगा। आप कोशिश करेंगे ये सब चीज जानने का। तो आखिर ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है? तो फिजिकल वर्ल्ड में आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है, स्वागतम है। हम लोग आज फिजिकल वर्ल्ड चालू करने वाले हैं। फिजिकल वर्ल्ड कहने का मतलब हो गया भौतिक की जगत या भौतिक जगत। यहाँ पे सबसे पहला बात एक होता है जो हमारे हमेशा कंसेप्ट क्लियर करके रखता है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जिसको हिंदी में क्रमबद्ध ज्ञान कहा जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान कहा जाता है। यहाँ पे आपको साइंस पढ़ने से पहले या साइंस का जन्म होने से पहले सबसे जो पहला पॉइंट्स होता है या पहला पॉइंट्स था वो है ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। हमारे चारों तरफ हम लोग जहाँ पे हैं, हम जिस जगह पे हैं, हमारे चारों तरफ बहुत सारी फिनोमिना हो रही है, बहुत सारी घटनाएं घट रही है। यदि उस सभी घटनाओं को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने से जो नॉलेज क्रिएट होता है उसी नॉलेज को हम लोग साइंस कहते हैं। जो हमारे चारों तरफ बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी इन्वायरमेंट में फिनोमिना हो रही है, घटनाएं घट रही है, उस सबका जो स्टडी हम लोग करते हैं, वो सबके सब ऑर्गेनाइज करके जो स्टडी करते हैं, वही हो जाता है आपका साइंस, वही हो जाता है आपका विज्ञान, ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। यहाँ पे हम लोग कैसे किसी भी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे किसी फिनोमिना को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है। इस चीज को किसी ने ऑर्गेनाइज किया,
इस चीज को किसी ने ऑर्गेनाइज किया कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होती है। तो उन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया, उनके मन में ये बातें चली आखिर इसका क्या रीजन है कि दिन के बाद रात होता, रात के बाद दिन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हमारे घर के सामने एक नदी है, उस नदी में हम देखते हैं हमेशा आज सुबह उठ करके देखे तो लेफ्ट से राइट की ओर पानी की बहाव है, फ्लोइंग कर रही पानी लेफ्ट से राइट की ओर। फिर हम कल होकर देखे तो वही बात है, लेफ्ट से राइट की ओर। हमने परसों होकर देखा, सोचा कि हो सकता है कि आज राइट से लेफ्ट बहेगी, नहीं, वो परसों भी लेफ्ट टू राइट ही बढ़ेगी। हमेशा 12 मास 12 महीना वह नदी लेफ्ट से राइट की ओर बहती, कभी भी राइट से लेफ्ट की ओर नहीं बहती। आखिर क्यों ऐसा होता? आप लोग देखते हैं कि मतलब साल भर में 12 महीना होते हैं, 12 महीना में 3 महीना बरसात होती है, 9 महीना बरसात नहीं होती है। 3 महीना बरसात होती है, 9 महीना बरसात नहीं होती है। इसका क्या कारण है कि 3 महीना ही बरसात होती है, 9 महीना बरसात नहीं होती? ऐसा आप लोग हमेशा मिलाए होंगे कि बरसात के ठीक पहले काफी ज्यादा गर्मी पड़ता, इस गर्मी के तुरंत बाद बरसात होती है। या ऐसे भी हम लोग अनुमान लगाते हैं कि आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, डेट मीन्स आज वर्षा होने वाली है। तो हम लोग अनुमान कैसे लगाते हैं, भविष्यवाणी कैसे करते हैं, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं? तो ये सब चीज को हम लोग ऑर्गेनाइज किए। इस ऑर्गेनाइज नॉलेज को ही हम लोग एक साइंटिफिक मेथड देते हैं। यदि वो साइंटिफिक मेथड को ये मेरा ऑर्गेनाइज नॉलेज सेटिस्फाइड कर दे रहा है, डेट मीन्स ये साइंस है। यदि मेरे ऑर्गेनाइज नॉलेज को साइंटिफिक मेथड से सेटिस्फाइड नहीं किया जा रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो साइंस नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सावन का समय होता है, सावन के समय में हर एक लोग जाते हैं भगवान के पास पूजा करने, शिव जी का पूजा करने जाते हैं। वो पूजा करने जाते हैं, वो मन में बहुत सारी श्रद्धा लेकर के जाते हैं, लेकिन कोई पूछता है क्यों पूजा किया जा रहा है, इसका क्या कारण है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। ऐसे हम लोग सुनते हैं कि सर में दर्द हो या बुखार हो तो सरसों का तेल सर पे लगा लो, ठीक हो जाएगा। मेरे बाबा जी, मेरे दादाजी बताए हुए हैं। लेकिन ये क्यों ठीक हो जा रहा है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो ये आपका साइंटिफिक मेथड नहीं, ऑर्गेनाइज नॉलेज जरूर है। इस नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज जरूर किए हैं, ज्ञान जरूर प्राप्त किए हैं कि सावन में जल ढारना है, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करना है, कार्तिक में छठी माई का पूजा करना है। ये चीज को हम अपने बहुत सारे पुराने रीति रिवाज से करते आ रहे हैं। इस चीज को ऑर्गेनाइज किए हैं, लेकिन इसको साइंटिफिक मेथड में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, साइंटिफिक मेथड में इसको नहीं ले जा पा रहे हैं। डेट मीन्स ये आपका साइंस नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नॉलेज साइंस नहीं, क्योंकि इसको साइंटिफिक मेथड से हम लोग नहीं तोड़ रहे हैं। ये एक क्या है, तो यह एक प्रकार की हम लोग को अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास में हमारे पेरेंट्स, हमारे दादाजी, हमारे दादाजी के पिताजी ये बात कह करके गए हैं हमको करना है। ये क्यों करना है इसके बारे में इसका कोई जवाब नहीं दिए है, बस कह दिए कि करना है तो करना है। माँ दुर्गा का 9 दिन पूजा करना है तो करना है आश्विन में, लेकिन क्यों करना है, इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारण है, इसके बारे में कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रूफ नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रूफ नहीं दिया गया। आपको मतलब पूजा करना है तो करना है। तो ये आपका अंधविश्वास है, ये आपका अंधविश्वास है। ये ऑर्गेनाइज नॉलेज है लेकिन अंधविश्वास है। तो जो ऑर्गेनाइज नॉलेज होती है यदि वो साइंटिफिक मेथड पे क्रिएट हो जाए, साइंटिफिक मेथड पे वो काम करना चालू कर दे, डेट मीन्स वह एक साइंस का ब्रांच है। यदि वो साइंटिफिक मेथड में काम न करे तो साइंस का ब्रांच नहीं। साइंस नहीं तो क्या है, तो आर्ट्स हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है। आर्ट्स क्या है, तो वह एक कला है जो आपको अपने नेचर को बढ़ाने की कैपेसिटी देती है। यदि आप बोलने में सही हो तो आर्ट सही है, लिखने में सही हो आर्ट सही है, यानी ये सब चीजें आर्ट्स के अंतर्गत आ जाते हैं। हम लोग आज साइंस के बारे में जान रहे थे, ऑर्गेनाइज नॉलेज को ही आप साइंस नहीं कह दोगे। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस, या ऑर्गेनाइज नॉलेज इज कॉल्ड साइंस।
ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी भी चीज का सिस्टमेटिक ढंग से आप नॉलेज लगे वो साइंस हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इस फेर में नहीं रहेंगे कि जो भी चीज सिस्टमेटिक ढंग से नॉलेज ले लिए वो साइंस है। साइंस वही होगा जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करेगा, साइंटिफिक मेथड को सेटिस्फाइड करेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर आप बार बार साइंटिफिक मेथड का नाम ले रहे हो, ये आखिर साइंटिफिक मेथड है क्या? तो साइंटिफिक मेथड मैं बताने वाला हूँ। साइंटिफिक मेथड है क्या, साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या होता है। तो हमने अब ये बताया ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज के बारे में, जो कि साइंस का सबसे अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहला काम यही होता है साइंस को क्रिएट करने में, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करो, नॉलेज को देखो, उसको क्रिएट करो, उसके बाद उसको साइंटिफिक मेथड पे सेटिस्फाइड करो। यदि वो साइंटिफिक मेथड को सेटिस्फाइड कर दे रहा है दैट मींस वह साइंस है। यदि वो साइंटिफिक नोटेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, साइंटिफिक मेथड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दैट मींस वो साइंस नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं वो साइंस में, फिजिकल वर्ल्ड में। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे बताएंगे कुछ फिलोसोफर्स के बारे में, कुछ फिलोसॉफी के बारे में। यानी पहले जो आज साइंस बना है ना, पहले वो फिलोसॉफी हुआ करता था। फिलोसॉफी, जो फिलोसॉफी को स्टडी करते थे उनको फिलोसोफर कहा जाता था, फिलोसोफर कहा जाता था। किसी ने बताया, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, दिन रात कैसे होता है। आप देखते हो कि जब बारिश होती है तब बादल से पानी गिरता है, लेकिन पेड़ पौधे में जो उसकी पत्तियां होती है, जो उसके लीव्स होते हैं वो ग्रीन होता है। उसका कारण भी पूछता है तो बोला जाता है कि उसमें पानी, तो पानी तो नीचे जाती है तो ऊपर कैसे जाती है? तो ऊपर जाती है ऐसे, ऊपर जाती है, उसका भी एक मतलब मेथड होता है कैसे ऊपर जा रही है। तो ये सभी चीजों को हम लोग स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? साइंस में, फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। फिजिक्स के बारे में बात करें, ओनली साइंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है वो। हाँ तो वो देखिए यहाँ पे हम लोग देखने चल रहे हैं अब फिलोसॉफी के बारे में, बता रहे थे कि कैसे दिन रात होता है। तो किसी ने देखा कि दिन के बाद रात हो रही है, रात के बाद दिन हो रही है, तो किसी फिलोसोफर ने बताया कि सन एक जगह स्थिर है और अर्थ उसके चारों तरफ रेवोलेट कर रही है। सन एक जगह स्थिर है, अर्थ उसके चारों तरफ रेवोलेट कर रही है, दैट मींस सन अपनी तरफ से लाइट को थ्रो आउट कर रहा है। ऐसे यहाँ है, दैट मींस यहाँ पे दिन है, यहाँ रात है। ये घूमते 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 ऐसे है, तो ये भाग दिन हो गया और ये भाग रात हो गया। तो इसी तरह दिन रात होती है। तो किसी ने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, अर्थ एक जगह कांस्टेंट है और सन उसके चारों तरफ रेगुलेट कर रही है। चलिए भाई, ये भी बात सही हो सकता है। हम लोग बाद में देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि ये अर्थ यहाँ पे कांस्टेंट है और सन यहाँ पे लाइट दे रही है, ऐसे दे रही है। तो ये जो भाग होगा वो दिन का भाग होगा और ये जो भाग होगा वो रात का होगा। ये घूमते घूमते फिर से यहाँ पे आ गए, दैट मीन्स ये जो भाग होगा वो दिन का भाग होगा और ये जो भाग होगा वो रात का भाग होगा, है ना। तो यानी इस तरह की फिलोसोफर्स लोग फिलोसॉफी दिया, यानी बहुत सारे कंडीशन दिया। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे जब नॉलेज हो गया उसी को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। कहा गया ये यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ये ब्रांच लीजिए, आप इसको आप स्टडी कीजिए, इसको आप स्टडी कीजिए, इसको आप स्टडी कीजिए, ताकि सभी पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े और इस सभी थ्योरीज में, सभी लॉज में बहुत सारे इंक्रीजमेंट हो जाए, बहुत सारे बढ़ोतरी हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे फिलोसोफर्स लोग मिला, बहुत सारे फिलोसोफर्स लोग के मन में एक क्वेश्चन चलता था कि हमेशा गर्मी के बाद ही बरसात क्यों होती है। तो लोग बोला कि गर्मी के समय में अधिक गर्मी होने के कारण जो नदी नाली का जो पानी है वो बॉयल होकर के आकाश में वेपराइज बन के जाता है और जाकर के जमा हो जाता है। वो धीरे धीरे जमा होने के बाद यदि मतलब बारिश खत्म हो, वो क्या बोलते हैं, गर्मी खत्म होती है, तो हवा के समय वो इधर से उधर जाता है, जिससे टकरा करके बरसात की मौसम की वर्षा होना चालू हो जाता है। ये चीज हम आपको प्रैक्टिकल करके भी आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वो आज हम लोग देखने में साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर, साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर।
साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर, साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर, यानी मेरे नेचर में, मेरी प्रकृति में जितना भी घटनाएं घट रही, जो भी चीजें हैं, सब तो नेचर में ना हो रहा हुआ। यानी आकाश में तारे हैं, तारे घूम रहे हैं, पूरे गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, सबके सब क्या है, नेचर। हम भी नेचर में, आप भी नेचर में, दुनिया सब चीज जो है ना वो मेरे नेचर में ही प्रेजेंट है, प्रकृति में ही है कि नहीं वो। तो यहाँ पे बात हो रही साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसका साइंटिफिक मेथड क्या है। तो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशंस। क्या है वो? सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस है। सबसे पहला जो है वो है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस जिसको हिंदी में प्रेक्षण कहा जाता है। ऑब्जर्वेशंस यानी प्रेक्षण कहा जाता है। सबसे पहले किसी भी घटना का ऑब्जर्व किया जाता है, उसको माइंड में सेट किया जाता है। जैसे मैं शुरुआत में आपको एग्जांपल एक बताया है कि हम देखते हैं हमारे घर के सामने नदी है और हम उस नदी में एवरीडे देखते हैं कि पानी मतलब जो है लेफ्ट टू राइट बहती है, बाएं से दाएं की ओर बहती है, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बहती है। ये प्रोसेस हमेशा होता है, साल भर ये प्रोसेस होता है कि पानी हमेशा लेफ्ट टू राइट फ्लो होती है। इसको हमने ऑब्जर्व किया, इसको हमने क्या किया हुआ, ऑब्जर्व किया, जिसको हम लोग इसी के बेसिक पे हम लोग कोई थ्योरी बनाएंगे या कोई मेथड बनाएंगे। तो सबसे पहला काम जो होता है किसी भी फिनोमिना को, किसी भी घटना को ऑब्जर्व करना। जैसे दिन रात का होना, तो किसी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया होगा ना कि ओ माय गॉड ये तो दिन हुआ, इसके बाद रात हुआ, फिर दिन हुआ, फिर रात हुआ, अभी दिन है, थोड़ा देर के बाद फिर से रात होने वाली है, अभी रात है, थोड़ा देर के बाद फिर से दिन होने वाली है। वो बात किसी ने ऑब्जर्व किया, किसी ने इसको प्रेक्षण किया, तभी जाकर के आपके माइंड में बात आई। यदि वो इंसान ऑब्जर्व नहीं करता तो ये चीज आपके माइंड में नहीं आती, ये चीज आपके माइंड में नहीं आती। इसलिए सबसे पहला काम जो होता है वो स्टडी का, वो होता है ऑब्जर्वेशंस। जैसे कि न्यूटन साहब ग्रेविटेशनल लॉ का डिस्कवर किए, ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवर किए। वो कैसे किए? तो उन्होंने कहानी है कि स्टोरी है, वो मन गधल स्टोरी है कि न्यूटन साहब जो है ना अपने सेव के बागवानी में घूम रहे थे, तब तक क्या हुआ, एक सेव ऊपर से नीचे की ओर गिरा, और सेव के ऊपर से नीचे की ओर गिरने से उनके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि आखिर ये सेव ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं चला गया, आजू में क्यों नहीं गिरा, बाजू में क्यों नहीं गिरा, डायरेक्ट नीचे ही क्यों गिरा। जैसे किसी भी बड़ी चीज छोड़ेंगे तो डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी, ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए। यदि हम फ्री छोड़ रहे हैं तो ये नीचे की ओर ऑलरेडी गिर जाएगी। तो ये बॉडी नीचे की ओर ही क्यों गिरी, ये जो बात किसी के माइंड में आया, वो चाहे जो भी साइंटिस्ट हो, जिनके भी माइंड में ये बात आया, दैट मीन्स वो क्या हुआ, ऑब्जर्वेशंस हुआ। क्या हुआ? ऑब्जर्वेशंस हुआ। उस चीज को हमने ऑब्जर्व कर लिया, देखा कि मतलब नदी में पानी बारहों मास लेफ्ट टू राइट बढ़ गई, इस चीज को हमने माइंड में ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑब्जर्व कर लेने से ऐसा नहीं कि साइंस बन जाएगा, हम कुछ कह देंगे तो थ्योरी बन जाएगा। उसके बाद उस चीज को लाएंगे और लैब में लाने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सेकेंड में हो जाता है वह कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी नियंत्रित प्रेक्षण। नियंत्रित प्रेक्षण हम लोग, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, परिघटना करना, उसके बारे में बताना। जैसे कि हमने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, उसमें पानी को डाला, पानी लेफ्ट टू राइट, अभी तो पानी ऐसे, यदि हम ऐसे रख के इस पर डाले तो पानी कहीं भी फ्लो नहीं हो रही है एक जगह। यदि लेफ्ट टू राइट बहाना हो हम लोग को तो क्या करना होगा, लेफ्ट का भाग थोड़ा सा ऊपर करना होगा, तभी तो लेफ्ट टू राइट पानी बहेगी, तभी तो लेफ्ट टू राइट पानी बहेगी। यानी
हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर पानी फ्लो करती है, तो ऐसे पानी फ्लो कर रही है। तो यानी हम लोग इस चीज को एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने लैब में आकर के कि ये पानी आखिर ऐसे क्यों बह रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जिधर से पानी बह रही है उधर का सरफेस उठा हुआ है, और जिधर की पानी बह रही है, जिधर से पानी बह रही है उधर का सरफेस उठा हुआ है, और जिधर की पानी बह रही है उधर का सरफेस धंसा हुआ है। इसलिए पानी लेफ्ट टू राइट जाइए, लेफ्ट का सरफेस उठा हुआ है और राइट का सरफेस धंसा हुआ। इस चीज को हमने एक्सपेरिमेंट अलग अलग प्रोसेस में एक्सपेरिमेंट करके देखा। जैसे कि हम अभी बताएं एग्जांपल के तौर पे कि गर्मी के दिनों के बाद बरसात होती है। हमने क्या किया? हमने ऐसा किया कि एक चूल्हा लिया और उसमें एक टब लिया, टब में वाटर को भरा और वाटर को हीट करना चालू किए। एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वह वाटर वेपर बन के ऊपर की ओर उड़ना चालू हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया? उसके ऊपर से एक परात रख दिया, उसके ऊपर से एक थाली रख दिया। देखा कि धीरे धीरे ये वेपर बन के ऊपर की ओर आ रहे हैं, और एक निश्चित टेम्परेचर के बाद, एक निश्चित ताप के बाद वो जो परात लगा हुआ, जो थाली लगा हुआ है, उसमें से वाटर टप 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 नीचे चू रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट किए। इससे ये वेरीफाई होता है कि गर्मी में जो वाटर है वो मतलब वेपर बन के ऊपर की ओर जाता है, और एक निश्चित टेम्परेचर के बाद वो फिर से ऊपर से नीचे की ओर आता है। आप लोग भी देखे होंगे, घर पे खाना वाना बनाते होंगे आप लोग, तो देखते होंगे यदि चावल मतलब बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, ऊपर से उसको थाली से लोग मतलब तोपे हुए हो, तो क्या होता है ना, हीट से उसके चारों तरफ से पानी के फुहारा लग जाता है, और उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर के बाद उसको आप कम कर देते हो, यानी गर्मी को खत्म कर देते हो, उसको बंद कर देते हो यदि चूल्हा को, तो क्या होता है कि निश्चित टेम्परेचर के बाद वह पानी नीचे धीरे धीरे गिरना स्टार्ट कर देता है, नीचे की ओर गिरता है। तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट मेरा सही हो जाता है, उसके बाद हम लोग को उस पर तर्क वितर्क करना पड़ता है, दैट मीन्स रीजनिंग देना पड़ता है उसके लिए। रीजनिंग देना पड़ता है। रीजनिंग जो देना है वो तर्क वितर्क की बातें आ जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे, इसका होने का क्या कारण है, इसका मीन्स क्या होता है, इस चीज को हम लोग को बताना होता है। जैसे कि गर्मी के बाद बरसात क्यों होती है, हमेशा दिन के बाद रात क्यों होता है, ऐसी बहुत सारी फिनोमिना होती है, उस पर हम लोग को तर्क वितर्क सामने वाला से करना पड़ता है। ये रीजनिंग जो होता है ना, वो दो तरह से होता है। एक होता है क्वालिटेटिव रीजनिंग, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। दूसरा बी नाम होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? हमने ओनली तर्क वितर्क करके बता दिया, उसका कोई मैथमेटिक मॉडलिंग नहीं किया, बस हम देख रहे हैं कि दिन रात क्यों होता है, दिन रात होने का क्या कारण है। तो तर्क वितर्क करके बताया कि दिन रात होने का सबसे बड़ा कारण है कि सन और मून में सन और अर्थ में एक चीज रेस्ट में है और दूसरा उसके चारों तरफ रेवुलेट कर रहा है, जिससे एक तरफ आने के बाद उसके पूरी तरफ उजाला हो जाता है, इससे वहां पे दिन होती है, तो उसके अपोजिट साइड में अंधेरा होगा तो रात होगा, फिर वो घूमते घूमते अपोजिट आएगा, तो जो पहले अपोजिट था वो फ्रंट हो जाएगा, तो यहाँ दिन हो जाएगा और अपोजिट में रात हो जाएगा। इसको हम क्वालिटेटिव रीजनिंग बोलते हैं। लेकिन वो मैं बात करूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग का, अब मैं बात करने वाला हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी पड़ती है। जैसे कि आप लोग जानते हो किसी भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब कहा जाए क्वेश्चन कि यदि दोनों बॉडीज को में डिस्टेंस को दोगुना कर दिया जाए तो फोर्स कितना कम हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार की तर्क वितर्क की क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सहायता से बनाया जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग बोलते हैं। उसके बाद है वो 4 नंबर में मैथमेटिक मॉडलिंग।
मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग करने का मतलब क्या होगा? वह इस साइंटिफिक मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अभी तक बहुत सारे थ्योरी जो है ना पेंडिंग में। आइंस्टीन साहब बहुत बड़े बड़े थ्योरी का निर्माण किए थे, बहुत बड़ा बड़ा थ्योरी दिए हुए थे, लेकिन उसका मैथमेटिक मॉडलिंग नहीं देने के कारण उनका कोई भी थ्योरी मान्य नहीं हुआ, बहुत सारे थ्योरी मान्य नहीं हुआ। तो ये जो है ना सबसे बड़ा टॉपिक होता है मैथमेटिक मॉडलिंग करना। ये मैथमेटिक मॉडलिंग करने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं किसी साइंटिस्ट को, किसी एक थ्योरी का मैथमेटिक मॉडलिंग करने में। बहुत बड़ा चीजें होती मैथमेटिक मॉडलिंग करना। हम लोग तो मिनटों में सेकेंडों में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को पढ़ लेते हैं, किसी फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, लेकिन उस मैथमेटिकल मॉडलिंग को देने में लाखों मतलब जो है ना दिन लग जाते हैं, बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मैथमेटिक मॉडलिंग करने में। तो वो लास्ट में 4 नंबर में है मैथमेटिक मॉडलिंग करना। जैसे किसी भी दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, F बराबर F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। इस फार्मूला की सहायता से हम लोग आराम से किसी भी दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को निकाल सकते हैं। तो ये जो आपको मैथमेटिक कैलकुलेशन दिया गया, फार्मूला दिया गया है, इसी को मैथमेटिक मॉडलिंग कहा जाता है, जो कि पूरे थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यदि इसके बारे में आपको जानना तो हम बहुत सारी बातें और आगे जानेंगे। F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है। जैसे आप लोगों को क्या है कि डिस्टेंस बताना हो, स्पीड के रूप में, एक्सलेरेशन के रूप में, वेलोसिटी आदि वगैरह, मोशन इक्वेशन के बारे में स्टडी करना हो, V बराबर U प्लस AT। यदि किसी भी बॉडीज का वेलोसिटी बताना है, एक्सलेरेशन पता है, टाइम पता है, इनसे वेलोसिटी को 0 मानते हुए उसकी वेलोसिटी को बता देंगे। तो ये आपकी नॉर्मल लैंग्वेज है जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की सहायता से इसको डिफाइन किया जाता है। और आपको इसके मैथमेटिकल मॉडलिंग पे समय देने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरे चीज को समय देने की जरूरत है। हमेशा साइंस में कहा जाता है कि न्यू आइडियाज को मस्ट वेलकम किया जाता है, सुस्वागतम किया जाता है। यदि किसी के पास नया आइडिया है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी थ्योरी का, तो उसको मस्ट वेलकम किया जाता है। तो वो यहाँ पे V बराबर U प्लस AT। यदि आपको एक्सलेरेशन पता है, टाइम पता है, वेलोसिटी निकालना हो तो निकाल लेंगे। यदि दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस पता हो, मास पता है दोनों बॉडीज का, तो उस दोनों बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये चीज भी हम लोग इसकी सहायता से बता देते हैं, इसकी सहायता से उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो मैथमेटिक मॉडलिंग से हम लोगों को ये बेनिफिट हो जाती है। ठीक है, वो मैथमेटिक मॉडलिंग पूरे साइंटिफिक मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, वो अब हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक मॉडलिंग के बाद प्रेडिक्शन होता है। क्या होता है वो? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी पूरी चीज होने के बाद हम लोग के पास जो लास्ट स्टेज आ जाता है, जिस चीज को हम लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है, वो होता है प्रेडिक्शन। ये सब चीज वेरीफाई होने के बाद आता है प्रेडिक्शन की बारी, यानी भविष्यवाणी की बारी। अब आप लोग साइंटिफिक मेथड को पूरा तरह से क्लियर हो गए, तब हम लोगों के पास आएगा प्रेडिक्शन। आएगा वो प्रेडिक्शन। ये आपका 5 मार्क्स में था। प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी। अब इसमें जो है ना आपका दो ब्रांच हो जाता है, या एक हो जाता है वेरिफिकेशन, या तो वो सही है, और दूसरा हो जाता है फल्सिफिकेशन। फल्सिफिकेशन यानी वो गलत है। तो बस आपका वेरिफिकेशन सही है तो समझिए आपका सैकड़ों वर्ष का मेहनत सार्थक हो गया।
यदि फल्सिफिकेशन हो गया, यदि वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ, यदि वो वेरीफाइड नहीं हुआ, आपका प्रेडिक्शन सही नहीं हुआ, आपका भविष्यवाणी सही नहीं हुआ, डेट मीन्स समझिए कि वो हो जाएगा लूडो वाला गेम हो जाएगा, सांप और वो क्या बोलते हैं ना सीढ़ी वाला गेम हो जाएगा कि 95 पे पहुंचे और सांप काट लिया और डायरेक्ट घुमाते घुमाते कहाँ पे ला दिया, 5 पर ला दिया, बस हो गया, पूरा का पूरा मेहनत क्या हो गया, 0 हो गया, है ना वो। यानी वो चीज फिर से आपको 5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं किसी भी चीज के, जो साइंटिफिक मेथड में मैथमेटिक मॉडलिंग कर देते हैं तो उसका प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, हमको क्या है एक एग्जांपल बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजना है, अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट मून पर भेजना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा काफी है। अब यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आया स्पेसक्राफ्ट और फोर्स इसके तरफ लग रहा है, इसके तरफ लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पे इसके ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सपोज कीजिए 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर। आपको क्या पता है, वो अर्थ का मास पता है, स्पेसक्राफ्ट का मास पता है, इस पर फोर्स लगा निकाल लीजिएगा, फिर इस दोनों को अप्लाई करके इसका फोर्स लगा लीजिएगा। अब देख लीजिएगा वो कि देख लीजिएगा कि कहाँ पे फोर्स, किसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, अर्थ का फोर्स ज्यादा लग रहा है स्पेसक्राफ्ट पे या मून का फोर्स ज्यादा लग रहा है। अब जैसे ही हम लोग इसको आगे बढ़ा देख रहे हैं कि अर्थ का फोर्स ज्यादा लग रहा है, मून का फोर्स कम लग रहा है, तो हमारा इंजन स्टार्ट है और इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे लाए, फिर कैलकुलेशन किए तो ये चीज हमने पता किया, यहाँ से यहाँ तक जो बिंदु है ना, यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि यहाँ पे अर्थ का फोर्स कम है और मून का फोर्स ज्यादा है। यदि इस स्पेसक्राफ्ट को यहाँ तक मैं पहुंचा दूं तो यहाँ से इस ये जो है ना मून अपने तरफ खुद को आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा इस स्पेसक्राफ्ट को। तो मेरा एक मानना होगा कि इसको यहाँ पे भेज दे। अब यहाँ पे भेजने के बाद हम इंजन बंद कर देंगे। इंजन बंद करने के बाद हमने अनुमान लगाया है कि इसको मून अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यदि मेरा अनुमान सही है तो ये मून अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, डेट मीन्स वेरिफिकेशन हो गया। यदि मून अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, डेट मीन्स मेरा प्रेडिक्शन, मेरा अनुमान गलत निकला और ये ऑलरेडी फिर से अर्थ की ओर चली जाएगी, जिससे हमारा वेरिफिकेशन नहीं होगा, मेरा फल्सिफिकेशन हो जाएगा। यानी ये थ्योरी, ये रूल, ये नियम गलत साबित हो जाएगा। ठीक है वो, तो हम लोग अभी ये चीज देखें कि फिर मतलब साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड कैसे बनाया जाता है। यदि साइंस का थ्योरी बनाना हो तो 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज तो करना ही पड़ेगा, ऑब्जर्वेशंस करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मैथमेटिक मॉडलिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं वो। उसके बाद रीजनिंग कर देना पड़ेगा, आपको तर्क वितर्क देना पड़ेगा और उसके बाद प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। ये 5 स्टेप से गुजरेंगे आप, तभी जाकर कोई भी साइंस अवेलेबल है। यदि आप 5 स्टेप से नहीं गुजरते हैं तो साइंस अवेलेबल नहीं है, वो साइंस नहीं है, वो अंधविश्वास है। जैसे कि हम आपको बता दें कि सावन में जल चढ़ाना, नवरात्रि में पूजा करना, यदि सर दर्द कर रहा हो या बुखार लगा हो तो सरसों का तेल माथा पर छोक लेंगे, बुखार अपने आप खत्म हो जाता, हो भी जाता है। ये नॉलेज ऑर्गेनाइज किया गया, लेकिन कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसके बारे में नहीं नॉलेज, तो इसको साइंटिफिक मेथड से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जब साइंटिफिक मेथड से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, डेट मीन्स साइंस ना हो करके क्या है, तो साइंस ना हो करके एक अंधविश्वास है। ठीक है वो, हाँ तो देखिए वो यहाँ पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े फिजिकिस्ट या फिलोसोफर्स बात बोले, देयर इज नथिंग एज फाइनल थ्योरी। यानी साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होता। यदि कोई ऐसा कह दे कि ये थ्योरी फाइनल हो गया, ऐसा नहीं है। यानी एवरी ईयर, एवरी वीक्स, एवरी डेज नए नए थ्योरी बनते हैं और नए थ्योरी बनाने के बाद पुराने वाले थ्योरी को दंडित कर, पुराने वाले थ्योरी को हटा मतलब काट दिया जाता है और नए थ्योरी का मतलब निर्माण हो जाता है, नए थ्योरी को मान्यता दे दी जाती है। इसी प्रक्रम में हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी गलतियां भी किया है नए थ्योरी बनाने में, नए थ्योरी देने में, जो आज भी हम लोग उस चीज के लिए अफसोस करते, उस चीज के लिए
हम लोग मानते हैं, जैसे कि एक कहानी है, कहानी नहीं रियलिटी है। पहले चर्च में या मंदिर में या मस्जिद में जो लोग हुआ करते थे, जो पुजारी हुआ करते थे, जो मौलवी लोग हुआ करते थे, जो फादर्स हुआ करते थे, उन लोगों का मानना यह था कि अर्थ एक जगह स्थिर है और सन उसके चारों तरफ रेवुलेट कर रही है। यह सन उन लोगों को मानना था, सन एक जगह स्थिर है कि सूर्य एक भगवान के दर्जा दिया गया और अर्थ उसके चारों तरफ रेगुलेट कर मतलब की जा रही है। अब किसी साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, अर्थ सन के चारों तरफ रेगुलेट कर रही है, यानी सन जो है, सन वह एक जगह स्थिर है और अर्थ उसके चारों तरफ रेगुलेट कर रही है। अब उस समय जो चर्च में लोग हुआ करते थे या मंदिर मस्जिद में जो लोग हुआ करते थे, वे लोगों ने धरना प्रदर्शन करना चालू कर दिया। क्या तो ये जो है ना, चर्च के विरुद्ध या मंदिर के विरुद्ध या मस्जिद के विरुद्ध काम कर रहे, इसको फांसी देना चाहिए, इसको सूली पर लटकाना चाहिए, और वैसे ही उसको सूली पर लटका दिया गया। यानी बहुत बड़े ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है जिसमें नए थ्योरी बनाने के लिए, नए थ्योरी के लिए बहुत अच्छे साइंटिस्टों को, अच्छे फिजिकिस्ट को हम लोग खो दिए हैं, जो आज हम लोग को बहुत ही मतलब जो है ना, शर्म का एक बात हो जाती है, बहुत शर्मिंदगी वाली एक बात हो जाती है। तो चलते चलते वो हम एक बात आपको बोलते हैं, चलते चलते हम लोग कुछ बातों को विचार विमर्श करते चलते हैं। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या फर्ज है, या मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। चलिए बुआ, वंदे मातरम। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कल। यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी के सभी नोटिफिकेशन, सभी के सभी जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचेंगे और घर बैठे बैठे आप लोग खूब अच्छा से फिजिक्स की तैयारी कर ले। और भगवान से मेरा यही प्रार्थना है, भगवान से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी न होने दें। एक बहाना बनाना बंद करें कि कोचिंग नहीं खुला हुआ, इंस्टीट्यूट नहीं खुला हुआ, मैं क्या करूं नहीं करूं। जब आदमी ठान लेता है ना, तो ठान लेने के बाद क्या हो जाता है, पहाड़ को भी आदमी पानी का रूप दे देता है, पहाड़ को भी तोड़ करके पानी मतलब जो है ना उधर उसमें से रास्ता निकाल देता है। इंसान यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता, इंसान है तो सब कुछ है, यदि इंसान नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं है। गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय।